जी के क्विज आज हम पढ़ेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के जो है 60 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में काम आते हैं। और एक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और सही ऑप्शन को हम लोगों को चुनना है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। पहला प्रश्न लगा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ठीक है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और विधि मंत्रालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है इसमें कि कौन उनकी नियुक्ति करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति स्वयं करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, राष्ट्रपति खुद जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? जो राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च न्यायालय के जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो उस समय किससे परामर्श लेते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के विधि मंत्री से, भारत के महान्यायवादी से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य, प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं। इन समितियों में संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। सही आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा से जो है प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, CAG जिसे हम बोलते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। 6 वर्ष, 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, उसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संपूर्ण होता है। 7वां प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है? ठीक है, तो इसका हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, संसद करती है, भारतीय वित्त मंत्री करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे अपने पद से हटा जाता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं CAG, इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन इन्हें उनके पद से कैसे हटाया जाता है? 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सही दोस्तों वो आंसर नंबर सी है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नया प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, CAG की बात कर रहे हैं, कि जब वो पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेते हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है हाँ, पद ग्रहण करने से पूर्व जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ लेते हैं। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 प्रश्न में कहा है
भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो नई संसदीय प्रणाली शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। 1984 में, 1987 में, 1991 में और 1994 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1991 में जो है नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत में। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद प्रणाली के तहत अप्रैल से कितनी समिति ने कार्य करना शुरू किया? जो संसदीय समिति प्रणाली लागू हुई थी 1991 में, उसके तहत अप्रैल से कितनी समितियों ने जो है कार्य करना शुरू किया था? बता। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 11, 17, 22, 26। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी, 17 समितियों ने जो है प्रणाली के तहत कार्य करना शुरू किया था। 12 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वें नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? समितियां दी गई हैं नीचे। उन समितियों के बारे में पूछा गया है कि जो समितियां हैं इनमें से कौन सी जो है समिति स्थायी है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या ये सभी? तो दोस्तों ये समितियां जो सभी स्थायी समितियां होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होती है उस समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, 15, 22, 30 या 45। तो कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में दोस्तों? 30 जो है सदस्य होते हैं। 14 नंबर की बात कर लेते हैं प्रश्न की, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? 4 समितियां हैं हमारे पास में, ऑप्शन में दी गई हैं, और 4 समितियों में से जो सबसे अधिक संख्या होती है सदस्यों की वो किस समिति की होती है ये पूछा गया है। याचिका समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। तो इसका आंसर दोस्तों सही है 14वें नंबर का, वो है आंसर नंबर सी। प्राक्कलन समिति में सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया, विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? जो विधेयक होते हैं उनमें प्रवर समिति में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, 15, 20, 30 या कोई निश्चित नहीं है। जो प्रवर समिति होते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अधिकतम संख्या हो सकती है पूछा गया है। तो ये कोई निश्चित नहीं है। जब प्रवर समिति में संख्या पूछी गई है और विधेयक की बात हुई तो यहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? 4 समितियां हैं, 4 समितियों में पूछा गया है कि जो समितियां दी गई हैं इन समितियों में से कौन सी ऐसी समिति है जिसका जो है सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और ये सभी। दोस्तों ये जो समितियां हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से बनती हैं, लेकिन सभी समितियों में जो है कभी भी कोई मंत्री जो है सदस्य नहीं बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो भारत में संविधान है उसके तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ से है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में और इनमें से सभी में। यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं हम वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों सभी जगह जो है जनपद, सभी ऑप्शनों में जो है हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, इनमें से सभी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायालय प्रणाली से प्रेरित है? जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो किस देश की न्याय प्रणाली से जो है प्रेरित किया गया है यानी लिया गया है? तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर डी ठीक है, यानी फ्रांस से जो है हमने सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। जो लाभ का पद होते हैं उनको परिभाषित जो है किया गया है वो किसके तहत किया गया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर
बी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है द्वारा लाभ का जो है पद परिभाषित हुआ है। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित संबंधी याचिका होती हैं, जनहित के विचार होते हैं, उनमें वो याचिकाएं दायर की जाती हैं। कहाँ कहाँ हम उनको दायर कर सकते हैं, इस बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों में जो है दायर कर सकते हैं हम। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध जो मुद्रा है लावणी, वो किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? इसके बारे में 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुद्रा लावणी की जो है प्रदेश में प्रयोग की जाती है। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सैंडलवुड है, ये सिनेमा से संबंधित है और ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तेलुगु सिनेमा के लिए, कन्नड़ सिनेमा के लिए, दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए और तमिल सिनेमा के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, कन्नड़ सिनेमा के लिए। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ये 23 नंबर प्रश्न है, लेकिन मिस प्रिंटिंग हो गई है, लिखने में थोड़ा गलत हो गया, 32 हो गया है, लेकिन ये जो है 23 नंबर प्रश्न है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 23वें प्रश्न का जो आंसर है संगीत, पुत्रराज सम्मान संगीत के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की जो आराधना नटराज के रूप में की जाती है? 4 ऑप्शन है, उनमें से पूछा गया है कि जो कौन से जो मंदिर है उसमें हम शिव की जो आराधना है नटराज के रूप में करते हैं। तो चिदम्बरम एक ऐसा मंदिर है जिसमें हम शिव की जो आराधना है वो नटराज के रूप में हम करते हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? संगीत का क्षेत्र है और उसमें जो है ताना रीरी जो पुरस्कार है वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, गुजरात में जो है ताना रीरी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोहांग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? बोहांग बिहू एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है और वो उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का सबसे बेस्ट त्यौहार है, मुख्य रूप से पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों असम का जो है मुख्य रूप से जो है त्यौहार है उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का, और असम में ये बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु प्रदेश में जब पोंगल त्यौहार मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये प्रश्न किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मकर संक्रांति। जब पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में उस समय उत्तर भारत में जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल है गलियाकोट वो किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए, राजस्थान में जो है गलियाकोट पाया जाता है। ये मुस्लिमों का जो है तीर्थ स्थल है। 29 नंबर प्रश्न की बात कर ले। भामाकालपलम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आंसर नंबर कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर कहाँ है? उत्तर पूर्व में जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ईटानगर, गुवाहाटी, दीमापुर और आइजोल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी में जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र का सांस्कृतिक हेड जो है क्वार्टर स्थित है।
ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी। 31 नंबर प्रश्न की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी। 4 ऑप्शन है, वारकरी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, वारकरी संप्रदाय की जो है स्थापना संत तुकाराम ने की थी। 32वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 32 प्रश्न है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है। जो बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति है वो किस चित्रकला से संबंधित है, इस बारे में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, पहाड़ चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला। ठीक है, तो ये इसमें हमें राइट आंसर बनाना है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों किशनगढ़। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 32 प्रश्न पढ़े इसमें से, और 32 प्रश्न के बाद में इसमें है टोटल 60 क्वेश्चन इस क्विज में। तो अगली क्विज में मैं जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 से आगे 33 से लेकर 60 तक जो रह गए हैं वो कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसके सभी आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्विज अच्छी लगी होगी। क्विज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्विज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अब लाता रहूँगा। तो क्विज को अच्छे से पढ़ना और दोबारा टेस्ट दे लेना, क्योंकि ये इसमें जो शामिल किए गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए, जब नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं अपने चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार।